हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज से नॉलेज में एक बार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का साइंस, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और दोस्तों प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, तो ये हम लोग सब सारी चीजें पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक भौतिक साधन तथा ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रकाश हो गया। और दोस्तों, प्रकाश के स्रोत मतलब प्रकाश के साधन कौन कौन से हैं जिससे हम लोग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के साधन कौन कौन से। सूर्य हो गया, टार्च हो गई, बल्ब हो गए, जुगनू हो गए इत्यादि, ये हमारे प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, ये जितने वस्तुएं हैं ये सब हमारे क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। और दोस्तों, प्रकाश जो उत्सर्जन करते हैं, जो स्रोत हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। वो वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अदीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है दीप्त वस्तुएं। अदीप्त को अप्रदीप्त कह सकते हैं, अदीप्त को प्रदीप्त भी कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, दीप्त वस्तुओं को समझते हैं। देखिए दोस्तों, दीप्त वस्तुएं उसे बोलते हैं दीप्त। इसका दूसरा नाम क्या है, या इसका दूसरा नाम हो गया प्रदीप्त। देखिए दोस्तों, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, अब प्रदीप्त वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे हमारा सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए इत्यादि, ये क्या है, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य के द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई हैं, जैसे मनुष्य के द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं जो बनाई गई हैं, जैसे हमारा टार्च हुआ, बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, जलती हुई मोमबत्ती हुई, तो ये हमारे सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों दीप्त वस्तुएं समझ में आ गया होगा। और दूसरा बात, दूसरी हमारी आती है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ये देखिए अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, वह वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, क्या हो गया, चंद्रमा, कुर्सी, मेज इत्यादि, मतलब आदि। ठीक है दोस्तों, जैसे अब आप लोग समझ रहे होंगे कि चांदनी रात में चंद्रमा प्रकाश देता है, मतलब उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों, चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य जो प्रकाश हमेशा उत्सर्जित करता है। सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है, वह हमेशा प्रकाश उत्पन्न करता है। और हमारा सूर्य क्या है कि ब्रह्मांड में स्थित है, जो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर हमारी पड़ती है, तो यह रिफ्लेक्ट होता है, मतलब परावर्तन होकर हमारे पृथ्वी पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सहारे से यह प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। अब इसके बाद आता है प्रकाश के गुण क्या होते हैं।
मतलब प्रकाश के गुण जो होता है क्वालिटी ऑफ लाइट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के गुण सिंपल सी बात है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। मान लिया कि जैसे यह टॉर्च है, टॉर्च को आप कितना भी टेढ़ा कर दो, लेकिन जो प्रकाश जो निकलेगा ना वो सीधी ही गति करेगा। ठीक है दोस्तों, सीधा ही सरल रेखा में गति करेगा। एक क्वालिटी ये हो गई प्रकाश की। दूसरा दोस्तों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं जाता है। प्रकाश स्वयं अपना चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आप लोग को, ये ध्वनि है ना, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। कौन से माध्यम? जैसे हवा। मान लिया यहाँ से हम लोग बोले, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, दूसरा लड़का यहाँ पर खड़ा है। अगर यहाँ से अगर ये बोलेगा तो मान लिया ये खूब तेज से इधर हवा चल रहा है, तो ये इसके कान में मतलब उतना जल्दी सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा लेकिन उतना तेजी से सुनाई नहीं देगा। अगर मान लिया इधर से हवा ये चल रही है इधर से, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि इसका अधिकांश भाग इधर चला जाएगा। तो ध्वनि का जो आवाज निकालेगा वो इधर नहीं जाएगा, इधर कम जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मतलब ध्वनि को चलने के लिए साधन की जरूरत होती है, मतलब हवा की जरूरत होती है। तो हवा हमारा इधर सबसे तेज चल रहा है, तो हमारी ध्वनि किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ना। तो हमारी तीसरी क्वालिटी क्या है? प्रकाश की तीसरी क्वालिटी क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को छाया बनाता है। जैसे ये मार्कर है, ये अपारदर्शी है, जो मतलब अपारदर्शी वस्तुओं से बोलते हैं जिसके आर पार दिखे ना, प्रकाश आर पार जाए ना। देखिए हमारा प्रकाश जा रहा है तो यहीं पर लग रहा है, मतलब कुछ पृष्ठ पे इसके प्रकाश लग रहा है, अब बाकी पृष्ठ पे नहीं लग रहा है, तो इसका छाया देखो ये बन रहा है ना। तो प्रकाश हमारी अपारदर्शी वस्तुओं को क्या बनाता है? छाया भी बनाता है। और चौथी क्वालिटी दोस्तों क्या है? चौथी क्वालिटी ये है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। मतलब प्रकाश सबसे अधिक कहाँ चलता है? जो किसमें? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में है। वो क्या है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चाल है निर्वात। निर्वात बोले तो वायुमंडल, जैसे हवा में। ठीक है दोस्तों, तो हवा में सबसे तेज प्रकाश चलता है, इसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, जैसे हमारी क्वालिटी क्या है? हम पढ़ाते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रकाश क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रकाश के गुण हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इस चैप्टर में। तो दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट भी कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा डिफिनीशन है, यही हम जो बोलेंगे यही एग्जाम में लिखना है दोस्तों, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा डिफिनीशन क्या बोल रहा है। जब प्रकाश किसी चिकने तथा पालिशदार तल पर आती है, मतलब आपतित होता है, मतलब आती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इस डिफिनीशन मतलब इस परिभाषा को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल इजीली से, मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान लिया इसमें हमारा बोला है चिकने तथा पालिशदार, मतलब कोई चिकना और तथा पालिशदार वस्तु है, उस पर हमारा प्रकाश पड़ रहा है और उसका अधिकांश भाग क्या होता है? परावर्तन हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद परावर्तन हो जा रहा है, इसी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं
देखिए डायग्राम के थ्रू, तो ये मान लिया हमारा एक मिरर है, ठीक है, मिरर बोले तो शीशा। इस पे एक तरफ क्या लगा है, पॉलिश लगा है, ठीक है। आप देखिए ये पॉलिश लगी हुई है, ठीक। फिर इसको मिरर को M1 और M2 से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जब प्रकाश किसी चिकने, अब देखिए प्रकाश हमारी चल रही है, अभी मान लिया यहाँ पर टार्च है, टार्च के थ्रू प्रकाश फ्लो हो रहा है, तो देखिए ये देखिए हमारा प्रकाश गति कर रही है सीधी रेखा में, ठीक। अब ये गति कर रही है, आपतित हो रही है, आपतित, ठीक। अब देखिए ये गति हो रही है, अब उसका इसका कुछ अधिकांश भाग क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है उसी माध्यम में, मतलब उसी के जैसा, उसी माध्यम में क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। मतलब परावर्तित हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, ठीक है। इधर से आया इधर गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। और ये देखिए अभिलंब है, जो हम लोग प्रकाश के एंगल, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण का एंगल, मतलब कोण को नापते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है कि जो मिरर है ना, मिरर के लंब है, मिरर के मतलब सीधी रेखा पर मिरर पे पड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये आई, मतलब कोण आई मान लेते हैं, ये हमारा कोण आर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसका देखिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां से हमारा प्रकाश आया और इस यहां तक आया, ये चिकने तल पे पड़ा, अब यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ भाग इसमें रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये हमारा जो ये रिफ्लेक्ट हुआ है ना, इसी को हम लोग परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसी क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो यही जब किसी चिकने तथा पालिशदार तल पर प्रकाश आती है, मतलब आती है, तो प्रकाश का अधिकांश मतलब कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन बाय द डायग्राम के थ्रू। अब हम लोग प्रकाश के नियम लिखते, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझते हैं, जो हमारा नियम है उसको समझते हैं। इसमें मुख्यतः दो नियम होते हैं दोस्तों। नियम नंबर 1, अब देखिए नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमारी देखिए जो प्रकाश आती है, मतलब आपतित कोण, आप देखिए कोण, ये आपतित कोण, जिसे ये प्रकाश आ रहा है, तो ये कोण यहां से अभिलंब से ये कोण नापे हैं, कामा परावर्तित कोण, ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये बात ध्यान देना। तो लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण या आपतित कोण बात एक ही है, और कोण बराबर होते हैं, ठीक। दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, मतलब आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पे एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे पर स्थित होते हैं। तो देखिए ये हमारा आपतित किरण है, आने वाली किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, मतलब वापस लौटने वाली किरण, तथा अभिलंब ये एक ही तल पे एक ही बिंदु पर स्थित है। तो ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए, ये हमारा प्रकाश का डिफिनीशन हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो दोस्तों हमारा एग्जाम में ये आता है प्रकाश का परावर्तन, तो बस हम लोग इतना ही लिखते हैं एग्जाम में हमारा। तो दोस्तों हम लोग प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम पढ़ चुके विद डायग्राम के थ्रू। तो दोस्तों हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्यों पढ़ाया गया,
वो हम लोग के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है प्रकाश का परावर्तन। तो उसके हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग के लाइफ में अगर प्रकाश का परावर्तन न हो, रिफ्लेक्शन न हो, तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें, अगर अगर जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और ध्यान दें, जहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है वहाँ पर प्रकाश सोख लिए जाते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। समझ लीजिए एक ऐसा वस्तु है या ब्रह्मांड का राक्षस मान लीजिए, ठीक है, वह प्रकाश को सोख लेता है, चाहे इसके सामने कोई भी आ जाए उसको भी सोख लेता है, उसका पता ही नहीं चलता है। ब्लैक होल ऐसा है, ठीक है, जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रकाश के परावर्तन का जो हमारे लाइफ में बहुत महत्व रखता है, तो वो क्या है दोस्तों कि इंडोस्कोपी। क्या आता है, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी जो होता है, इंडोस्कोपी, ये दोस्तों इंडोस्कोपी क्या होता है कि ये एक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जिसकी सहायता से डॉक्टर हम लोग की बॉडी के अंदर मतलब शरीर के अंदर जैसे अमाशय, लीवर संबंधित बीमारियों को देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ मान लीजिए एक पाइप है और ये पाइप होता है, क्या होता है, ये पाइप होता है और ये पाइप ऐसे निकला आता है। और देखिए यहाँ से प्रकाश को उत्सर्जित की गति करता है, तो देखिए यहाँ से ये प्रकाश इधर आता है और ये पाइप क्या होती है, किसी पेशेंट के मुख में डाला जाता है। ठीक है, ये आंख चेक करने के लिए, जैसे यहाँ मरीज है, यह मान लिया यहाँ पर मरीज है, उसके मुख में यह पाइप पड़ती है और ये पाइप पड़ने के बाद यह इसके शरीर में, मतलब ये शरीर है और क्या होता है कि यह शरीर में अमाशय से, मुख गुहा से, ग्रसनी से अमाशय तक, जैसे लीवर संबंधित बीमारियां, बहुत सी संबंधित अमाशय संबंधित बीमारियां को ये देखती हैं। देखिए ये प्रकाश यहाँ से फ्लो होता है, ये मतलब गमन करता है, यह ऐसे जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है, प्रकाश रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मतलब कि वो परावर्तन होता है। अब ये परावर्तन होकर वापस आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे जाता है, यहाँ जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उस फिगर मतलब चित्र को देखते हैं। यह हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था प्रकाश का परावर्तन के कारण हम लोग अपने बॉडी में किसी भी बीमारी को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से मतलब एग्जाम्पल हैं प्रकाश का परावर्तन के लिए। और जो इतना बात ध्यान देना दोस्तों, अगर प्रकाश का परावर्तन न हो तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, क्रांतिक कोड। अब दोस्तों हम लोग क्रांतिक कोड के बारे में समझते हैं। और ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एक इतना ध्यान देना, जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम हो ये अथवा बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दें कि हमारा क्रांतिक कोड क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है तो आपतन कोण जिसके संगत कोण अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। दोस्तों हम लोग दोस्तों इस डिफिनीशन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए कि ये मान लीजिए एक तल है, ये एक तल है, समझ लीजिए ये एक तल हम बना रहे हैं। ये दोस्तों ये हमारा एक तल है और यहाँ पर देखिए वाटर का तल है, मतलब यहाँ सब वाटर भरा है, पानी भरा है। ठीक, अब ये देखिए ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम, ये हमारा एक अभिलंब है। ध्यान दें दोस्तों, अभिलंब किस लिए हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन कोण का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ध्यान दें ये हमारा वाटर का तल है, ये सघन माध्यम, तो लिखते हैं सघन माध्यम। ये वायु मान लिया, ये विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम।
तो दोस्तों ये विरल माध्यम है। जब हम प्रकाश को क्या करते हैं, सघन माध्यम, हमारा डेफिनेशन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मतलब यहाँ देखिए सघन माध्यम, वाटर एक क्या है, सघन माध्यम, यहाँ से हमारा प्रकाश जा रहा है, प्रकाश गति कर रही है, ये देखिए गति कर रहा है, ये हम लोग चिन्ह से डिनोट कर दें, ये गति कर रहा है। अब देखिए दोस्तों कि जब ये गति कर रहा है तो यहाँ देखिए ये क्या होगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करता है, ये भी विरल माध्यम है, विरल माध्यम। तो यहाँ देखिए कि हमारा प्रकाश यहाँ से गति करता है, सघन माध्यम से गति करता है, तो देखिए विरल माध्यम में आता है। तो विरल माध्यम मतलब वायु की जो अणु होती हैं वो दूर दूर होती हैं अपेक्षा, मतलब वाटर जो पानी इसमें भरा है, पानी की अणुओं से, मतलब अब पानी की अणु जो पास पास होती हैं, तो इसीलिए सघन माध्यम हो गया, ये क्या हो गया, विरल माध्यम। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, मतलब अपवर्तन होता है, तो क्या होता है कि अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है, मतलब अभिलंब की ओर नहीं झुकती है। ये अभिलंब है ना, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, तो अभिलंब की ओर नहीं झुकती है। यह क्या होता है कि मतलब तल की ओर झुकती है, किसके, मतलब वाटर के तल की ओर झुक रही है। ठीक है, तो ये हमारा, अब ध्यान दें, अब जब प्रकाश इधर से मतलब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम की ओर आए तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इधर झुकेगी। ठीक है, अगर हम इसी प्रकाश को इधर से अगर डालें, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रवेश करे प्रकाश, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। इधर मतलब इधर अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अगर प्रकाश को डालें तो क्या होगा, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी। कौन, विरल माध्यम वाली, पर अपवर्तन वाली प्रकाश। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा समय आएगा जैसे हम लोग यहाँ से प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, यही यहाँ से अगर हम लोग प्रकाश को अगर डालें तो ये न होकर, तो ये हमारे तल, वाटर के तल पर ये प्रकाश बनेगा। अगर इसको अगर ये प्रकाश अगर हम लोग जब प्रकाश को हम सघन माध्यम से कुछ दूर हट के डालें तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश हमारा अभिलंब से काफ़ी दूर हो जाएगी, यहाँ वाटर के तल पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वाटर के तल पे। तो अब देखिए अभिलंब और प्रकाश जो अपवर्तन हुआ है, इनका मान, जो कोण का मान होगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश। यही हमारा क्रांतिक कोण हो जाता है। क्या होता है, क्रांतिक कोण। ठीक है, साइन सी मान लेते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण, यही हमारा क्रांतिक कोण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। क्रांतिक कोण, इसका सूत्र होता है n = 1/sin c, ये हमारा क्रांतिक कोण का सूत्र होता है। तो ध्यान से समझिएगा एक बार और दोस्तों, जब हम प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर हमारा प्रकाश अपवर्तन होता है तो एक समय क्या आता है कि आपतन कोण का मान संगत अपवर्तन, ये अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्रांतिक कोण पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, तो दोस्तों सेम जैसा हमारा क्रांतिक कोण है, सेम वैसा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डिफिनीशन को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग को डिफिनीशन को पढ़ते हैं तो देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है और अपने ही माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग, इस डिफिनीशन को हम लोग फिर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए कि 2 प्रकार के डायग्राम बनेंगे, तभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए हमारा वाटर का तल है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब देखिए ये विरल माध्यम है, इसे विरल माध्यम,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। अब देखिए यहां से प्रकाश जा रहा है, यहां से प्रकाश गति करता है, यहां से प्रकाश क्या होता है, टार्च के थ्रू गति करता है, मतलब यहां से जा रहा है। अब यही देखिए यहाँ जा रहा है, तो देखिए टोटल जो यहाँ हम क्या बोले थे कि अगर ये प्रकाश यहाँ पर वाटर के तल पर परावर्तित हो जाता है यहाँ, ठीक है, तो ये हमारा क्रांतिक कोण हो जाएगा, नभ्यंश हो गया, ठीक है। ये क्रांतिक कोण, ये अभिलंब हो गया, ठीक है दोस्तों, ये क्रांतिक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार फिगर यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा वाटर तल हो गया, ये हमारा सघन माध्यम मतलब वाटर भरा है, ये अभिलंब हो गया, ये पूरा अभिलंब हो गया, ठीक। फिर इसके दोस्तों ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम ठीक है दोस्तों। अगर ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है सघन माध्यम से यहाँ से जा रहा है, तो दोस्तों अब हम आप लोग को पहले बताए थे कि अगर ये प्रकाश सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम की ओर, तो क्या होता है, वाटर के तल मतलब पानी के तल पर ही अब परावर्तन होता है। तो ये अभिलंब और ये जो परावर्तन का जो कोण बन रहा है 90 अंश, तो ये क्रांतिक कोण हो गया। अगर ये प्रकाश गमन कर रहा है तो ये जो वाटर का क्रांतिक कोण से अधिक, ये क्रांतिक कोण है ना, इससे अधिक अगर पूर्णतः यहाँ पर परावर्तन हो जाए, मतलब ये क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा कि नहीं, ये क्रांतिक कोण है, अब ये इधर आएगा तो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, मतलब पूर्णतः यहाँ देखिए बोला है अपने ही माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो गया। इसका माध्यम यही है, ये पूरा वाटर ही है, क्या है, जल, मतलब ये जल ही है, ये भी जल है, ये सघन माध्यम है, ये भी सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये विरल। तो ये हमारा क्या हो गया कि यहाँ से प्रकाश का गमन हुआ, फिर ये परावर्तित हुआ कहाँ, अपने ही माध्यम में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना, जैसे में हीरा किसके कारण चमकता है, हीरा किसके कारण चमकता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए हीरा जो होता है ना, इसमें जब प्रकाश गमन करता है तो इसमें से प्रकाश निकल नहीं पाता है, इसी में मतलब रह जाता है, अपने ही माध्यम में रह जाता है, इसीलिए क्या होता है कि पूरा हीरा चमकता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा रेत का चमकना, तो ये रेत चमकता है किसके कारण, जिसे हम लोग बोलते हैं मृग मरीचिका, ये हम लोग का दिमाग का भ्रम होता है, ये भी एक पूर्ण आंतरिक के कारण रेत चमकता है, कि वहाँ पर हम लोग को एहसास होता है कि पानी भरा है, पानी नहीं, ये मृग मरीचिका हम लोग का दिमाग का भ्रम होता है, और जिसके कारण हम लोग का चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और रोड पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो लगता है कि कुछ दूर कि पानी भरा है, ये पानी नहीं, ये हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हम लोग का रोड पे लगता है पानी भरा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकता है रोड, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल थे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में ये लिख सकते हैं, एग्जाम में यही लिखेंगे तो 100% आपको फुल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों विज्ञान में ये बात ध्यान देना, वही लिखा जाता है जो हम लोग का डेफिनेशन कह रहा है, अपने तरफ से बनाकर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीक़ा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें, कमेंट भी करें। जय हिंद दोस्तों।